प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास पाली राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले जैसे कि मेरे नियमित दर्शक आप हैं और जानते हैं कि विश्लेषण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पंचांग होता है। अगर आपकी कुंडली का पंचांग सटीक बैठ गया, तिथि वार नक्षत्र योग और करण अच्छे बन गए, मिल गए, तो फिर कुंडली में उपस्थित ग्रह और भी ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देने में तत्पर हो जाते हैं। ये फिलहाल रहते कहीं बाहर हैं। मार्गशीर्ष माह में जन्मे हैं ये। दक्षिणायन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और चंद्रमा 12वें। कुंडली जो बनी है वो मेष लग्न की बनी है। लग्न का मान 11 अंश पे बैठा है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जातक का जन्म होता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव में, लग्न के अधिपति मंगलदेव स्वग्रही अष्टम भाव में। जन्म कुंडली के शुक्र स्वग्रही बैठे हैं 16 अंश पे स्वाति नक्षत्र में, मालव्य योग बना रहे हैं और शनिदेव शश योग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में पंचम भाव में अकेले एक तरीके की संतति दे रहे हैं, जबकि राहु और केतु का प्रभाव नवम और तीसरे भाव को प्रभावित कर रहा है। जहां राहु देव धनु राशि में बैठे हैं, जिस पे देवगुरु बृहस्पति की पूर्णतया 5वीं दृष्टि जा रही है और राहु की दृष्टि लग्न, तृतीय और पंचम भाव पे जा रही है। तृतीय भाव पे राहु की दृष्टि व्यक्ति को बुद्धिशाली बनाने के लिए काफ़ी रहेगी, पर तृतीय भाव के स्वामी होते हैं बुध देव और जा करके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में लग्नेश के साथ पंचमेश के साथ युति करके एक साथ ही तीनों ग्रह व्यक्ति के जीवन में मेहनत करने पे बेबस, विभिन्न परिस्थितियों से जूझता हुआ अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। और चंद्रमा के 12वें जाने गुरु से शकट योग का निर्माण करने के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में ऋणानुबंधन या ऋण से संबंधित समस्याओं से व्यक्ति को जूझते हुए देखा जाता है। यहाँ जब चंद्रमा 12वें भाव में जाएंगे तो कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को बेवजह की चिंताओं में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। लग्न का मान 11 अंश पे बैठा है, अश्विनी नक्षत्र का लग्न बना है। इस कारण से व्यक्ति कम से कम अनुभव से अपने किसी भी समस्या का हल ढूंढ ही लेता है। ये तो मैंने ग्रह स्पष्ट बताया है, बाकी चीजें और भी बताऊंगा। शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि दिन रविवार, पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, है ना। ऐसी अवस्था में कि जब व्यक्ति का जन्म रविवार को होता है तो वो समाज का पोषक होता है, पिता की भांति अपने भाइयों की, अपने बहनों की और अपने परिवार की सेवा करने वाला और उनका ख्याल रखने वाला होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति बड़ा सुंदर विचारों वाला, किसी से कोई झगड़ा नहीं, न किसी से कोई कंपटीशन का भाव। इस वजह से ये कुंडली एक चिर परिचित कुंडली बन जाती है। मतलब व्यक्ति किसी से भी, अनजाने व्यक्ति से भी बहुत जल्दी मैत्री कर लेता है। और शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि से चंद्रमा शुभग्रह होना शुरू होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में प्राइवेट नौकरी करने का योग बनेगा। हालांकि यहाँ पे चंद्रमा शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के व्यक्ति को धनहीन तो नहीं बनने देंगे, लेकिन व्ययातिरेक रहता है। व्यक्ति को जीवन में थोड़ी बहुत व्यय की स्थिति सदैव बनी रहती है। आगे बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये वस्तुतः जो इसके स्वामी देवता हैं वो अहिर्बुधन्याय, अहिर्बुधन्य नाम के देवता हैं, है ना। तो इस वजह से ऐसे लोगों को पीपल के वृक्ष का जड़ थोड़ा सा काट लेना चाहिए और अपने तर्जनी उंगली के बराबर उसको 3 गुना करके इतना काटना चाहिए, इसी को तेहरा मोड़ करके। और रविवार के दिन अपने गले में चांदी के ताबीज़ में भर के ओम अहिर्बुधन्याय नमः, ओम अहिर्बुधन्याय नमः, ओम अहिर्बुधन्याय नमः, इस मंत्र का जप करके भोजपत्र पे ये मंत्र लिख देना चाहिए और उसी में पीपल के वृक्ष की जड़ को मोड़ करके चांदी की ताबीज़ में भर के और इसी मंत्र का कम से कम 108 बार जप करके अपने गले में धारण करना चाहिए। इससे इस नक्षत्र से संबंधित जितनी भी अशांति होती है, जितने भी दोष होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे व्यतिपात योग। ये कई बार परेशान करता है। बालवकरण, ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण में व्यक्ति का जन्म होगा। इस वजह से व्यक्ति शिथिल मानसिकता का है, सक्रिय भी है पर शिथिल भी है, थोड़ा आशावादी प्रवृत्ति वाला है। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाने की पूरी कोशिश भी करता है और उसमें सफल भी होता है। परेशानी क्या है आगे बात करेंगे, पर मैं आपको एक बात जो यहाँ पे समझ में आ रही है जो मुझे,
कि इस कुंडली में नवम भाव में जो राहु बैठे हैं और जो वो पाप कर्तरी में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के भाग्य का सुख सामान्यतया 50% पे आकर के मिल जाता है। आधा मिलता है, पूरा नहीं, क्योंकि भाग्य भाव के ठीक पीछे सूर्य और बुध भी बैठे हैं और वहाँ पे मंगल भी बैठे हैं, आगे शनि बैठे हैं, दोनों ही ग्रह स्वग्रही हैं। इस वजह से कम भाग्य का सुख पूर्णतया नुकसान में नहीं जाएगा, लगभग भाग्य का सुख मिलता है, जिसमें आधा व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है और आधा उसको उसके पूर्व जन्म का जो शुद्ध प्रारब्ध है, जो सटीक सकारात्मक प्रारब्ध है, वो उसका फल व्यक्ति को मिलता है। पंचम भाव में अकेले गुरु 20 अंश के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं और वहाँ व्यक्ति को अनुभवी बना रहे हैं। दाम्पत्य का सुख बढ़िया मिल रहा है। व्यक्ति पत्नी, माता पिता और परिवार को सुख देने वाला, मानसिक शांति का सुख प्राप्त करने वाला। पर अभी जो पीछे दशा चल रही थी वो 2024 के अक्टूबर तक, मतलब 17 अक्टूबर तक, कल तक केतु में बुध का अंतर था। बड़ी अद्भुत बात है कि इनकी कुंडली मैं आज बना रहा हूँ और कल ही इनकी कुंडली YouTube पे प्रसारित होगी 17 अक्टूबर को। आज 16 अक्टूबर है और कल से ही इनकी दशा भी बदल रही है। 17 अक्टूबर 2024 से शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चलेगा और वो शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। शनि जैसे परम मित्र से दृष्ट हैं, इस वजह से और भी बलवान होंगे। नवांश कुंडली में सुखेश होकर के वहाँ सुख भाव बलवान हुआ गुरु और चंद्रमा के कारण, और वहाँ के अधिपति शुक्र उच्च के होकर के माता पिता, घर परिवार का सुख भी प्राप्त कर रहे हैं। इस शुक्र की दशा में अगर आप अपने घर पे आकर के भी कुछ काम अगर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। घर पे आना, यहीं पे कोई व्यवसाय शुरू करना, साथ ही साथ यहाँ के वातावरण के हिसाब से अपने विदेशों के अनुभव को इकट्ठा करके अपने घर के निकट जा करके या घर के पास रह करके अगर जो कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। केतु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे थे और जिस भाव में बैठे थे वो बुध जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी कोई शुभग्रह बनते हो और अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को कई बार मानसिक रूप से बड़ा प्रताड़ित करते हैं। उसका कोई विस्तृत विशेष नुकसान, क्षति ऐसा शारीरिक नहीं होता है, लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति का दिमाग इतना चंचल होता है कि वो एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाता है और अपनी बुद्धि को गलत जगह पे इस्तेमाल करता है या अपनी बुद्धि को सही जगह पे वो लगा ही नहीं पाता है। ऐसी अवस्था में कि जब जन्म कुंडली में बुध का जो प्रभाव था ये जन्म कुंडली में ठीक नहीं बैठा था। वैसे एक बड़ा अच्छा सिद्धांत आप लोगों को बता दूं कि किसी भी वर्ग चार्ट में, लग्न, नवांश, दशमांशा, त्रिंशांशा चक्र, जो भी चक्र होते हैं षोडश वर्गों में, किसी भी वर्ग चार्ट में बुध का अष्टम भाव में बैठना कभी पीड़ित नहीं करता है। बुध का अष्टम भाव में बैठना हमेशा अच्छा होता है। वहीं जैसे जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में शुक्र अकेले बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति को अपने पत्नी से दूर रहना पड़ता है। और जन्म कुंडली के सप्तमेश मालव्य योग बना रहे हैं, नवांश कुंडली में उच्च के होकर के सूर्य के साथ बैठ रहे हैं और मंगल लग्नेश होकर के ही अस्त हो जा रहे हैं। तो ये तीन स्थितियां जन्म कुंडली को कमजोर कर रही हैं। लग्नेश मंगल का अस्त होना, पापग्रह होकर के अष्टम भाव में बैठना और किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं होना। लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना व्यक्ति के जीवन में जो कोई भी वो काम करने चलेगा तो उसको उसमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जितनी बजट बना करके वो चलता है उसकी व्यय की स्थिति उस बजट से थोड़ी ज़्यादा ही होती है। 52,000 का खर्चा जोड़ के चलेंगे, 55,000 खर्चा होगा। अब यहाँ से आगे आपको मैं नवांश चक्र पे लेके आता हूँ। इस कुंडली का विवाह, परिवार, दाम्पत्य और करियर में ऊंचाई बहुत अच्छी है। सूर्य दशमांशा चक्र में उच्च के बैठे हैं। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। लेकिन एक बात और भी कह दूं कि पीछे जो दशा बीती है उसने आपको बेचैन किया, मानसिक रूप से बड़ा परेशान किया, ऋण में डाला, मेहनत का परिणाम नहीं दिया। पर अब जो शुक्र की दशा आएगी वस्तुतः ये बहुत अच्छे बैठे हैं और जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं। थोड़े बहुत अगर विलंब से परिणाम मिलेंगे भी तो भी हमें हताश निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ग्रह के पास वस्तुतः बल बहुत अच्छा है। आप ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ शुक्र स्वग्रही, शनि जैसे मित्र से दृष्ट, केतु से दृष्ट है। इस वजह से मानसिक थोड़ा अवसाद में व्यक्ति जाता है। वैसे विस्तृत रूप से अगर देखें तो देवी मैया की पूजा करने से, देवी कवच का पाठ करने से इसको नियंत्रित किया जा सकता है।
नवमांश चक्र में सुख भाव में गुरु चंद्रमा, व्यापारिक योग यहाँ लगा हुआ है। पत्नी के साथ जोड़ करके आप अगर कोई भी व्यापार करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। नवमांश चक्र में चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं, उच्च के बैठे हैं शुक्र के साथ सूर्य, धन और चतुर्थ स्थान का योग एक साथ भाग्य में बैठा है, इस वजह से वहाँ पे शुक्र उच्च के हो गए तो वहाँ भी अच्छा परिणाम। दशमांशा चक्र में भी चतुर्थ के अधिपति हैं, उच्च के शुक्र बैठे हैं और इनके ठीक पीछे गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। तो भाव के अधिपति जो सुखेश होते हैं नवमांश दशमांशा चक्र में, वहां के अधिपति होकर के उच्च के बैठे, सूर्य उच्च के, राहु उच्च के, बुध वृश्चिक राशि में कभी खराब होते नहीं हैं, थोड़ा बहुत मानसिक भ्रम होता है, पर वैसे शनि और मंगल के कारण तो जो इस कुंडली में कारोबार में परेशानी होगी या व्यापार में जब कभी भी थोड़े बहुत अनियंत्रण की स्थिति में जाएंगे तो वो इसी शनि और मंगल के कारण। लेकिन इसका एक अच्छा फायदा ये होगा कि कम से कम वो आपको नकारात्मक नहीं बनने देंगे और इनकी दशाओं में आपको विशेष सहायता मिल जाएगी, आपको अपने साहस से और आपके क्रिएटिविटी से। बाकी शुक्र का बल अभी जो आने वाली दशा है उसमें बहुत अच्छा है। एक बात और भी यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि चंद्रमा आपकी कुंडली में मीन राशि में बैठे हैं जिसपे 7.5 चल रही है। इसके कारण कई बार हमारा कारोबार प्रभावित होता है, हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है या कई बार हम अपने वास्तविक स्थिति में संतुलन नहीं बना पाते हैं। इसका एक दूसरा कारण ये भी होता है कि जब जन्म कुंडली के शनि के ठीक पीछे राहु बैठ जाते हैं तो लाभ को ये चूंकि लाभेश और दशमेश होते हैं इस कुंडली के लिए सामान्य ग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं, तो शनि के ठीक पीछे राहु बैठ जाएंगे, राहु के ठीक पीछे सूर्य बुध और मंगल बैठ जाएंगे तो ये भाग्य को भी कमजोर करेंगे और लाभ को भी कमजोर करेंगे। शनि के ऊपर लग्न चक्र में किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। नवमांश चक्र में वो ग्रह अल्टीमेटली नीच का हो जा रहा है, इस कारण से कई बार और उनका नीच भंग भी नहीं हो रहा है। जन्म कुंडली के दशमेश यहाँ दशम स्थान में बैठे थे, ये बहुत अच्छी बात है। पापक ग्रह का दशम स्थान में बैठना लाभ की वृद्धि करेगा और धन मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगा। व्यक्ति सांसारिक होता है, सबकी सेवा करने वाला, न्याय प्रिय, कभी किसी को गलत और गंदी बातें न बोलने वाला, सच्ची सलाह देने वाला, अनुशासन प्रिय होता है, अपने कर्तव्यों का पथ उसको पता होता है, अपने वंश में जो पूर्वजों ने धन कमाया है या जो वो उसके वंश के कर्म होते आए हैं, जो उनके वंशज करते आए हैं, उसमें वो कभी भी कालिख नहीं पोतता है, उनके प्रभावों की वृद्धि करने वाला ही होता है, मतलब कोई भी निंदनीय कृत्य नहीं करेगा। लेकिन नवमांश चक्र में नीच के शनि के कारण विवाह होने के बाद कई बार थोड़े बहुत सामाजिक छवि में धुंधलापन आता है या कई बार नौकरी करने के लिए व्यक्ति को इधर उधर जाना और भटकना पड़ता है। चर प्रकृति की राशि लग्न में बनी है, इस वजह से व्यक्ति भटक करके घूम करके मेहनत करने के बाद धन कमाता है। वैसे शुक्र की दशा के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, देवी मैया के मंदिर का दर्शन करना चाहिए, अपने घर के निकट आकर के भी आप व्यापार करिए तो आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि राहु और केतु, मंगल, शनि आदि ये जो ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को दूर देश ले जाते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को ले जाने पे विवश करते हैं। लेकिन अब आप अपने घर पे आ सकते हैं, कारोबार कपड़े का कर सकते हैं, खाने पीने का कर सकते हैं, मिष्ठान भंडार कर सकते हैं, इंटीरियर का काम कर सकते हैं, पत्थरों का काम कर सकते हैं, टाइल्स का काम कर सकते हैं, झूला, घर में जो सजावटी सामग्रियां होती हैं उसका काम कर सकते हैं, सितारे की साड़ियाँ, कढ़ाई का काम, ये सब आपकी कुंडली में बनेगा। इसके अतिरिक्त आप किसी अच्छे पद पे या मैरिज हॉल वगैरह खोलना हो, इस तरीके का कोई भी काम अगर करना हो, या अभी हमारे आने वाली दशाओं में 2028 से अगर हम चाहें तो 2-3 साल और भी रह जाते हैं विदेश में, कुछ पैसा इकट्ठा करके अगर हम भारत आकर के अपना फिर से अगर कोई काम करें तो बहुत सफल माना जाएगा। इस कुंडली में हमें अपने व्यक्तित्व पे काम करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा है, बस उसे मेंटेन करना है। मतलब ऐसी कोई कमजोरी नहीं है कि मैं उसे कह दूं कि व्यक्ति को अपने ईर्ष्या पे, द्वेष पे, छल पे, कपट पे, मोह पे, मात्सर्य पे, इन सभी चीज़ों पे ऐसे कोई खराबी नहीं है। मतलब कुंडली का नेचर अच्छा है। इसके साथ साथ ये कुंडली अपने व्यापार से ज़्यादा सफल होगी। इसका कारण है द्वितीय भाव के अधिपति जब सप्तम भाव में बैठ जाएंगे, शनि से दृष्ट होंगे, तो व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति और पिता के कर्म के साथ न्याय करता है, पिता के व्यापार के साथ न्याय करता है। और जब कभी भी वो अपना पैसा अपनी पत्नी को देता है तो पत्नी से वापस फिर वो निकलता नहीं है। इस वजह से बहुत ही संतुलन इसमें आपको थोड़ा बनाना होगा। जन्म कुंडली में व्यक्ति को मेहनत करते देख रहा हूँ, पर तृतीय भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना और अस्त हो जाना, अस्त तो नहीं होंगे, नहीं अस्त नहीं है, इस वजह से कम वहाँ पे एक अच्छी स्थिति दिख रही है, पर वहाँ वक्री है, इस कारण से कई बार व्यक्ति को
उसके पराक्रम में या उसकी कन्विंसिंग कैपेसिटी में या उसकी क्रिएटिविटी में या उसको जो ग्रास्प कैपेसिटी जिसको बोलते हैं कि व्यक्ति चीज़ों को समझने में थोड़ा विलंब कर देता है, परिस्थिति को समझने में विलंब कर देता है, अपने हिसाब से उसको कौन सा काम करना चाहिए, कहाँ पे कितनी देर रुकना है, कहाँ किससे कौन सी बात करनी है, किसको कब चापलूसी करनी है, कब हमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट बोलना है, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को पिछड़ते हुए देख रहा हूँ। बाकी ये कुंडली निश्चित रूप से माता के प्रभाव, माता की आयु अच्छी है पर थोड़े बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के कारण वो एक सामान्य बात है, वैसे बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। एजुकेशन, संतान इस कुंडली की बहुत अच्छी है, संतति बहुत जगह से धन कमाने वाली, आपसे ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाली और एक तरीके की संतति प्राप्त होती है। मतलब या तो खाली लड़की या तो खाली लड़का। अगर लड़का हो भी जाता है तो उसमें पत्नी का भाग्य सटा हुआ रहेगा। इस कारण से व्यक्ति मतलब दोनों ही प्रकार की संततियों को प्राप्त करने वाला होता है। एक बात और बता दूं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव की स्थिति के आधार पर व्यक्ति प्रतियोगी है। ऋण के कारण उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति बनी हुई है। 2024 के अक्टूबर कल से 17 अक्टूबर से शुक्र की दशा में अब ऋण का चुकना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। काम बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं, कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, व्यापार जो मैंने बताया है वो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा का पाठ इस कुंडली को बड़ा फल देगा। व्यापार और साइड बिजनेस, आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं और नौकरी के साथ भी व्यापार कर सकते हैं क्योंकि दशम स्थान आपकी कुंडली में बलवान होकर बैठा है। रिसर्च पे ध्यान देना है, कंसंट्रेशन पे ध्यान देना है, बुद्धि वहीं लगानी है जहां लगाने की आवश्यकता है। कई बार आप बुद्धि वहां भी लगा रहे हैं जहां बुद्धि नहीं लगानी चाहिए क्योंकि सूर्य और बुध मंगल के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव के मंगल 11वें भाव पे देख रहे हैं। इस कारण से जब कभी व्यक्ति को जीवन में कई बार ऐसा होता है कि उसको कम पैसों पे प्रायः मेहनत करते हुए देखा जाता है, मतलब उसकी जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं हो पा रही है नौकरी से। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में भाग्य का बल कमज़ोर हो रहा है, ऐसा तो नहीं कहूँगा पर भाग्येश गुरु हैं, राहु और केतु के संपर्क में हैं, भाग्य भाव पापकर्त्री में है, भाग्य भाव में राहु बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का भाग्य कंफ्यूज होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है और पिता के सुखों के प्रभावों में कमजोरी देखी जाती है। दशम स्थान आपकी कुंडली का बहुत अच्छा बैठा है, इस वजह से कम आप भविष्य में आगे चल करके किसी अच्छे व्यक्ति के काम को संभाल सकते हैं। मैनेजमेंट वगैरह, क्रॉकरी का बिजनेस, जो सेंटरिंग वगैरह का काम होता है वो सब भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। रासायनिक चीज़ें, कीटनाशक, इन सभी चीज़ों का काम भी आपकी कुंडली में काफ़ी हद तक बनेगा। इसके बाद आगे बढ़ के बात करते हैं तो आपको जितना प्राप्त होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है और शायद वो थोड़ा कम ही होगा, पर अपने मन को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी आपके पास रहेगी। 2 कुंडली की कमजोरी मैं जो देख रहा हूँ, सूर्य भी अष्टम में और चंद्रमा भी 12वें। इन दोनों ग्रहों को 6वें, 8वें, 12वें का दोष तो नहीं लगता है, पर ये ग्रह भाव से बड़े प्रभावित होते हैं। इस वजह से कई बार ये सूर्य और चंद्रमा हमारे ज्योतिष शास्त्र में नेत्र कहे गए हैं। इनके ही इर्द गिर्द सभी ग्रहों का फल आकर के टिक जाता है। जब ये दोनों ग्रह भाव से कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर ये जीवन को परेशान करने वाले हो जाते हैं। लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो परेशानी हो जाती है। नक्षत्र के आधार पर अश्विनी, उत्तरा, भाद्रपद में दान करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके खीर, मालपुआ, मीठी चीज़ें ब्राह्मण को देना चाहिए। किसी मंदिर के पुजारी को अपने संपर्क में रखिए, किसी गौशाला को पैसा दीजिए। विज्ञातार्थ विभाग वित्त का विभाजन ज्ञान पूर्वक करिए, कहाँ धन को खर्च करना है। और धन तो मैंने रामचरितमानस में ही एक अपने कल कोट में लिखा था, कल अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लिखा था, मैं रोज़ लिखता हूँ, चैनल पे भी डालता है कि ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों की शुश्रूषा जो पूरे हृदय से करता है बिना स्वार्थ से, उसके ब्रह्मा विष्णु महेश उसके वश में हो जाते हैं। गाय की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ग्रंथों की सेवा, वृक्षों की सेवा, माता पिता की सेवा, आतिथ्य का सत्कार, ये जो व्यक्ति करता है वो कभी धनहीन नहीं बनता है। 11वें अध्याय का पाठ आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। भोजन करने से पहले सुबह में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए। रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दिन रामचरितमानस के 1 पेज का पाठ करना चाहिए। ये सारे उपाय आजमाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करना चाहिए और नियमित किसी मंदिर का दर्शन करना चाहिए। अश्विनी
उत्तरा भाद्रपद, श्रवण और अनुराधा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। आप सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं, इसके साथ पीला पुखराज भी चलेगा। साथ ही साथ इस कुंडली में मैंने जो जड़ कहा है, पीपल के वृक्ष की जड़, वो पहनिए। अगर कोई भी शुभ कार्य करना हो, संतति के बारे में आगे कोई विचार करनी हो, तो आप शुक्र की दशा में शुक्र का अंतर, शुक्र का प्रत्यंतर, या साथ ही साथ गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा, गुरु की प्रणंतर, प्राणांतर, सूक्ष्मांतर आदि में इस्तेमाल कर सकते हैं संतान के लिए। तीर्थ यात्रा आपको करनी चाहिए। आपकी कुंडली में धर्म जो है वो शिथिल हुआ पड़ा है, उसको और बलवान बनाने की आवश्यकता है। न्याय बहुत अच्छा है। इस कुंडली में अनुभव, धार्मिकता, मंत्र जप, पूजा पाठ, नियमित दिनचर्या, ये सब बहुत अच्छे हैं। अनुशासन ये बहुत अच्छा है। कर्तव्य का बोध ये भी बहुत अच्छा है। नवमांश चक्र में लग्नेश का चतुर्थ स्थान में बैठना गुरु के साथ, ये बहुत उत्तम बात बताई है। और दशमांशा चक्र में धन भाव के स्वामी का उच्च का होना और शुक्र का उच्च का होना, गुरु और चंद्रमा का एक साथ बैठना, ये दशमांशा चक्र को इतना बता रहा है कि परेशान मत होइए। दशा बदलने का इंतजार आप कर रहे थे, जीवन दशा बदलने का इंतजार कर रही थी, दशा बदल चुकी है। कल से ही, आज से ही दशा बदल जाएगी। 17 अक्टूबर 2024 से फिर आगे एक अच्छा सकारात्मक भाव निकाल करके आगे बढ़िए, मन में उसका प्रभाव रखा जाए। ये इतनी सारी चीज़ें। दिन के आधार पे चंद्रमा का दिन सोमवार बहुत अच्छा रहेगा। मैत्री सिंह और धनु वालों से कर सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में थोड़ा देर से है, विलंब से है। पर पिता और पत्नी के नाम पे संपत्ति आप इकट्ठा करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। माता के नाम पे भी आप अपने नाम पे संपत्ति इकट्ठा करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। किसी भी अवस्था में ये नोट करके लिख लेना चाहिए। आप लोग भी अगर मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो किसी भी अवस्था में अगर कोई ज्योतिषी, पाखंडी, महान मूर्ख अगर ये कहे कि तुम्हारी कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर है, ये ग्रह बलवान है, तो ये दान मत करो, इस मंदिर मत जाओ, इसकी पूजा ना करो, घर में दीपक ना जलाओ, आपको वैदिकीय अनुष्ठान पूजा पाठ करने से मना करता है, तो उसका स्वागत जबान से नहीं जूतों से होना चाहिए। क्या समझे? इनको किसी ने मना कर दिया था कि आपको मंदिर नहीं जाना है ना? मैंने क्या बात कही? जिसने आपको मना किया था, चाहे वो भले प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, उसका स्वागत वाणी से नहीं जूतों से होना चाहिए। उसको ये कार्यक्रम दिखा देना, हो सके तो मुझसे बात करा देना, ठीक है? किसी भी मंदिर में, किसी भी मंदिर की बात करता हूं, गाय, गुरु, ग्रंथ, गोविंद और आतिथ्य, माता पिता, इनकी सेवा, मंदिरों के गोपुरों का दर्शन, किसी भी मंदिर की बात करता हूं, चाहे शनि मंदिर हो, चाहे गणेश जी का मंदिर हो। अरे मूर्ख आदमी, महान मूर्ख आदमी, मैंने अभी कल ही परसों अपने शाम के कार्यक्रम में बात कही थी, सूर्य जो होते हैं वो तीर्थ स्वरूप होते हैं। मंदिर के गोपुरों का दर्शन, गर्भगृह का दर्शन हमारे पुण्यों का वर्धन करने वाला होता है, पापों का प्रक्षालन करने वाला होता है। स्वर्ण का दर्शन, स्वर्ण का स्पर्श, ये प्रायश्चित स्वरूप प्रायश्चित करा देते हैं, मतलब पुण्य का अर्जन करने वाले होते हैं। कोई पुण्य न बन पाए, पाप कर दिया हो, स्वर्ण का आभूषण छू लो, तो ये एक तरीके से तीर्थ स्वरूप होते हैं। उसी तरीके से दुनिया का कोई भी ज्योतिषी अगर आपको ये कहे कि आपकी कुंडली में फला ग्रह कमज़ोर है, इससे आपको इस देवता या इस मंदिर या इस दान को नहीं करना चाहिए, मैंने क्या बात कही? फिर से बोलता हूँ, पूरे होश में, क्रोध में नहीं बोल रहा। ऐसे लोगों का मुख देखना पाप है ना? ऐसे लोगों से संभाषण नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को किससे स्वागत करना चाहिए? जूतों से करना चाहिए। क्लियर है? और मुझसे बात करा देना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।